हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें 11th क्लास की जो फिजिक्स की जो सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर काइनेमेटिक्स अच्छे से समझनी है तो उसके लिए आपको वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज होगी तो काइनेमेटिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। अगर काइनेमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आती है तो आगे की फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं तो काइनेमेटिक्स सेकंड यूनिट है 11th फिजिक्स की। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले हमें मैकेनिक्स क्या होती है उसका पता होना चाहिए। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स की भी तीन ब्रांच हैं। फर्स्ट है स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स जो कि हमारी यूनिट है, और थर्ड है डायनेमिक्स। हमारी ये है यूनिट जो कि मेनली हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में क्या पढ़ा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स की भी तीन ब्रांच हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टैटिक्स जो कि फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। रेस्ट बोल दो या इक्विलिब्रियम पे बोल दो, मीन्स एफ नेट ऑन दैट ब्लॉक मस्ट बी जीरो, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा या रेस्ट पे होगा वो ब्लॉक। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो कि किस पे होता है, रेस्ट पे या इक्विलिब्रियम पे। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि बहुत सिंपल है, जैसे कि ये रूफ है, छत है, और यहाँ से एक लाइट स्ट्रिंग है कनेक्ट, और यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक ऐसे मस्त रेस्ट पे लटका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है, लाइट स्ट्रिंग है, और ये बहुत ज्यादा टेंशन भी सहन कर सकती है, मतलब ये आसानी से टूटेगी नहीं। एक धागा लगा लो जो कि इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, बहुत टेंशन ये मतलब सहन कर सकता है। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, तो इसके ऊपर एक तो 50 न्यूटन mg फोर्स आएगा, और तो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो जीरो होना चाहिए। तो ये जो रस्सी है लाइट स्ट्रिंग, इसको पुल करेगी T1 टेंशन से, और यही रस्सी इस रूफ को भी T1 टेंशन से पुल करेगी। तो T1 टेंशन कितनी आएगी, 50 न्यूटन। तो यहाँ पे भी ये T1 टेंशन 50 न्यूटन, हर जगह इसमें टेंशन 50 न्यूटन होगी रस्सी में, क्योंकि रस्सी है लाइट। तो एक तो ये सिंपल एग्जांपल हो गया स्टैटिक्स में, ये एक ब्लॉक मस्त रेस्ट पे लटका हुआ है, तो ये पता लगाना होता है हमें कि भाई रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, जो कि 50 न्यूटन आ गई। जैसे वन ऑफ द सिंपल नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ ऐसे, कुछ यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर रखा हुआ है जिसका मास है m,
और ये टेबल है और ये सेकंड टेबल है। तो ये दोनों टेबल के कोने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। एक तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या एक्ट करेगा, इसका वेट मतलब mg फोर्स। और जो इसका कॉर्नर है वो इसके ऊपर ऐसे n1 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये इसके ऊपर ऐसे n2 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे n1 और n2 को पता लगाना होता है यूजिंग लेमी थ्योरम। और जैसे ये देख लो, ये क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड, और ये स्मूथ वॉल और ये ग्राउंड है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। और यहाँ पे भी मान लो एक ऐसे कुछ स्फीयर फंसा हुआ है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा स्फीयर, मतलब रेस्ट पे मस्त यहाँ पे फंसा रहेगा। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे, एक तो आएगा एम जी ऐसे, और एक ये वाली जो दीवार है इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ओरिजेंटल डायरेक्शन में n1। और ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का ये प्लाइन, इंक्लाइंड का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ऐसे n2 नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो n1 n2 फाइंड आउट करने होते हैं यूजिंग लेमी थ्योरम। यहाँ पे भी यूजिंग लेमी थ्योरम n1 और n2 फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे और ये भी रेस्ट पे, तो ये तीनों स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। वैसे तो बहुत कुछ आता है स्टैटिक्स में, लेकिन शुरुआत में स्टैटिक्स में सिंपली समझाना हो कि भाई सिंपल सिंपल चीजें क्या क्या आती हैं। तो स्टैटिक्स से फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम पे है या इनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। मैकेनिक्स की सेकंड ब्रांच है काइनेमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion of an object without taken into account forces। मतलब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे लेकिन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे तो इन रियलिटी फोर्स एक तरह से मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें हम कुछ कैसी कैसी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें इस पूरी यूनिट सेकंड में ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। या डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, या एवरेज स्पीड हो गया, या डिस्प्लेसमेंट होगी, या पोजीशन वेक्टर होगी, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। कुछ ऐसी टर्म्स आपको काइनेमेटिक्स में हर जगह मिलेंगे। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो काइनेमेटिक्स में कुछ कैसी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि मान लो ये पुलिस है, पुलिस की गाड़ी,
और ये मान लो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में, और इसके आगे चोर है। ये मान लो इसकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, कांस्टेंट रफ्तार से या स्पीड से चल रही है, और किसी टाइम पे इनके बीच की सेपरेशन मान लो कितनी है, 6 किलोमीटर है। तो ये बताना होगा कि कितने टाइम में पुलिस इस चोर की गाड़ी को या मतलब चोर को पकड़ लेगी। क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड है, तो इनके बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो ये बताना होता है कि भाई कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर को पकड़ने में। और जैसे सेकंड एग्जांपल हो गया, एक बॉल है जैसे यहाँ पे, उसको रेस्ट से रिलीज किया गया है। मतलब ऐसे ड्रॉप करते हैं ना बॉल को, ऐसे छोड़ देते हैं, तो नीचे की तरफ आएगी, एक्सलरेट होगी। और ये मान लो ग्राउंड है, और ये मान लो ऐसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट। और हवा को नहीं माना गया है, नो एयर। तो ये बताना होगा कि कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को हिट करने में। अगर मान लो 100 मीटर ऊपर से इसको ऐसे बॉल को छोड़ा गया है, कोई हवा नहीं है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट, तो कितना टाइम लगेगा। एक तो सीधा फॉर्मूला है इसका, अभी के लिए बता देता हूँ। √2h कितना है, 100 मीटर डिवाइडेड बाई जी, जी कितना है 10, तो ये कितना आएगा 10 × 250, √20 सेकंड आएगा। और किस रफ्तार से हिट करेगी, यहाँ पे ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो किस रफ्तार से हिट होगी, वी हिट, वो आएगी √2gh, जी कितना है 10, हाइट 100, ये जितना भी आएगा इतने मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करने के बाद में भाई हिट होगी ये कितनी रफ्तार से, इतनी रफ्तार से, जब ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो उसकी रफ्तार इतनी होगी। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजों को पढ़ेंगे, फोर्सेज आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। कोई ज्यादा ही मजबूरी होगी तो फोर्स को लेना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, बाद में यही चलेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। और थर्ड एक और एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि ये ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया कि जैसे 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना मान लो 60 डिग्री, और कोई हवा नहीं है, नो एयर। तो ये बॉल ऐसा पैराबोलिक पाथ लेती है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। तो कहाँ पे हिट करेगी, कितनी दूर जाके हिट करेगी, ये पता लगाएंगे, जिसको रेंज बोलते हैं। और इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ पे t = 0 है, यहाँ पे t=T, मतलब T टाइम ऑफ फ्लाइट, इतना टाइम लगा इसको हिट करने में। इसको भी निकाल लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट पकड़ेगी, H, वो भी निकाल लेंगे। मतलब बहुत सारी चीजों को डील करेंगे। ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका एक और एग्जांपल दूं तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। तो ये बताना था कि भाई काइनेमेटिक्स में हम कैसी कैसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी यूनिट है काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स
इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल दो या कोई ब्लॉक होगा, जैसे होता है ना ऐसा कुछ ब्लॉक होता है, ईंट वगैरह। टेकन इनटू अकाउंट फोर्सेज, जो कि उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, उन फोर्सेज को अकाउंट में लेना है, मतलब ध्यान में रखते हुए किसी बॉडी के मोशन के बारे में पता लगाना, वो डायनेमिक्स में डील करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सिंपल बोलूं, मान लो ये रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कितना है 0.3, और इसके ऊपर ऐसे, और ये 2 kg का ब्लॉक है, और इसके ऊपर ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये बताना होगा इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो लिमिटिंग अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसमें कैसी कैसी चीजें पढ़ी जाएंगी। लिमिटिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6, और जो ड्राइविंग फोर्स है 10 न्यूटन, वो 6 न्यूटन से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब स्लिपिंग होगी 2 kg और मतलब जो ग्राउंड है उसके बीच में। तो 10 में से 6 गए 4, नेट फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में 4, और एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स 4 डिवाइडेड बाय मास 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन पता चल गया तो इस ब्लॉक के मोशन के बारे में पता चल गया, लेकिन इसमें फोर्सेस को कंसीडर करते हुए पता चला है डायनेमिक्स में। या और कुछ कैसे चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो ये कोई 37 डिग्री, 53 डिग्री लगा लो, 53 डिग्री पे कोई इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड है, यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जैसे 2 kg का, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया जैसे कि 0.2, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि जो थीटा है जो कि 53 डिग्री है, ये टेन इनवर्स न्यू जो कि 0.2, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। ये चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये बता रहा हूँ कुछ कैसी कैसी चीजों से हमें सामना करेंगे डायनेमिक्स में। तो टेन इनवर्स 0.2 जितना भी होता है उससे ज्यादा ही है 53 डिग्री, और ये टेन इनवर्स म्यू ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज, कि मतलब ये नीचे की तरफ जरूर आएगा क्योंकि 53 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। और इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में, और वो कितना आएगा जी मतलब 10 साइन थीटा, साइन 53 कितना होता है 4/5 माइनस न्यू 0.2 इंटू में कोस थीटा, कोस 53 कितना होता है 3/5, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 4 माइनस 0.6, 4 में तो 0.6 गए, कितना आ गया 3.4, 3.4 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मान लो हाइट है 10 मीटर, तो इस डिस्टेंस का पता चल जाएगा जो भी आएगी यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का पता चल जाएगा मतलब इस डी डिस्टेंस का, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह लगा के ये पता चल जाएगा, कहने का मतलब ये कितने टाइम में यहाँ पे हिट होगा। और यहाँ पे फोर्सेस को कंसीडर करते हुए, मतलब ये डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, कहने का मतलब डायनेमिक्स में कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे
ये किस में आएंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि थर्ड यूनिट होगी 11th फिजिक्स की, या कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे। ये मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, मतलब ब्लॉक, ये 4 kg का है, और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक्स, ये पता लगाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो कि मेनली डायनेमिक्स का पार्ट है। मतलब कहने का मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज ए पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। वहां पे नेट फोर्स निकालना होता है, उससे एक्सेलरेशन निकालना होता है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, और एक्सेलरेशन पता लगा लिया तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक के मोशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इन स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या आएगी वो पता लगाएंगे, और ये मासलेस पुली है वगैरह वगैरह। तो अभी इन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, ये ओवरव्यू है कि भाई डायनेमिक्स में कुछ कैसी कैसी चीजों से का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही सर्कुलर मोशन की भी डायनेमिक्स होती है, उसके डायनेमिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। अब है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट when it covers large distances as compared to its size। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बड़ी दूरी तय कर दे। जैसे कि मान लो कार है, कार तो वैसे बड़ी होती है, ये कोई कार है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा। लेकिन ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जा सकता है कार को भी, कब, जब ये कार मान लो इस तरफ चलती चलती ऐसे रोड पे कितनी दूरी तय कर दे, मान लो जैसे हजारों किलोमीटर, जैसे 600 किलोमीटर भी कम नहीं होता एग्जाम्पल के तौर पे। मतलब अपने साइज के कंपैरिजन में कोई ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट है कार, ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब ठीक ठाक है। तो अपने साइज के कंपैरिजन में बड़ी बड़ी दूरी तय कर दे, 600 किलोमीटर, 800, 1000, 2000 ऐसे, तो ये कार क्या बन जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये क्या है, सन, और अराउंड सन जो अर्थ है वो क्या करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड सन रिवॉल्व करती है ना। ये जो अर्थ है एक ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, अर्थ देख लो कितनी बड़ी है, अर्थ की रेडियस होती है, अगर बोलूं मैं 6400 किलोमीटर, तो ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब ये अराउंड सन बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑर्बिट में, ये इतनी ज्यादा बड़ी ऑर्बिट है आप सोच भी नहीं सकते, मतलब नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो इस अर्थ का साइज इस ऑर्बिट की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। वैसे तो अर्थ बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये ऑर्बिट इससे भी कुछ बहुत 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 ही ज्यादा बड़ी है अराउंड सन, जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड अर्थ घूमती रहती है। तो ये ऑर्बिट क्या है, वेरी वेरी लार्ज, मतलब सोचना भी मुश्किल हो जाए, इतनी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये अर्थ क्या करेगी,
बिहेव एज, या कंसिडर कर सकते हैं हम इस अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है? जब वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, ऐसे ही अर्थ है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अपने साइज के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगी, और यहाँ पे कार पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर होगी, क्योंकि कार को बहुत अगर लंबा चलना हो, अगर मान लो कार को बस इतना चलना हो कि भाई 5 किलोमीटर, 7, 8, 10, 12, तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर होता ही कितना, बहुत ही कम है ना, मतलब इतना कम भी नहीं है लेकिन कम है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर हो, जैसे 500, 600, 400, 500, ऐसे 800, हज़ारों किलोमीटर हो, तो ये कार पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं इस कार को। अब देखते हैं इंस्टेंट क्या होता है। इंस्टेंट या पल या मोमेंट भी बोल सकते हो। इंस्टेंट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, कि मान लो इसमें मैंने स्टॉप वॉच को शुरू कर दिया, और फिर एक टाइम पे बंद करना होगा, किसी इंस्टेंट पे मुझे बंद करना होगा। जिस इंस्टेंट पे मैंने वो स्टॉप वॉच को बंद किया ना, जस्ट मान लो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में रीडिंग है 45 सेकेंड और 60 मिली सेकेंड, ऐसे कुछ है, 45 सेकेंड और 60 मिली सेकेंड। तो ये क्या हो गया? इंस्टेंट हो गया। जिस टाइम पे मैंने स्टॉप वॉच को बंद किया है, तो वो क्या होगा? एक इंस्टेंट, मतलब एक क्षण है, वो मोमेंट है। इंस्टेंट क्या होता है? एक मोमेंट या क्षण या पल। जैसे कि 1 सेकंड में है ना, 1 सेकंड इंटरवल जो होता है, कोई भी 1 सेकंड का इंटरवल, उसमें करोड़ों अरबों, मतलब इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट पल होते हैं, इंस्टेंट होते हैं 1 सेकंड के इंटरवल में, देख लो। तो मतलब एक पल तो एक पल ही है, एक इंस्टेंट ही है, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम का वो इंस्टेंट है। तो 1 सेकंड का इंटरवल देख लो कितना छोटा होता है, पलक झपकते 1 सेकंड हो जाती है। तो इस इंटरवल में बहुत बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट आए होंगे, इनफाइनाइट इंस्टेंट आए होंगे, करोड़ों अरबों। तो एक इंस्टेंट तो एक वो टाइम का वो एक इंस्टेंट ही है, पल है बस, कि ये पल गया, ये पल गया, ये पल गया। तो एक इंस्टेंट में बहुत, 1 सेकंड में बहुत ज्यादा इंस्टेंट होते हैं। अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इट इज द एक्सिस सिस्टम अटैच्ड टू ए ऑब्जर्वर। और वो जो ऑब्जर्वर है, हैविंग स्टॉप वॉच इन हिज हैंड। और जो ऑब्जर्वर है वो सिटिंग है, मतलब बैठा हुआ कहाँ पे? एट ओरिजिन। और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर का मतलब ये एक ऐसा आदमी है या एक ऐसा इंसान है जो कि ऑब्जर्व करता है। वो एक चींटी भी हो सकती है, मक्खी वगैरह भी हो सकती है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का काम क्या होता है? टू ऑब्जर्व, पोजीशन बोल दो या लोकेशन बोल दो, और पोजीशन वेक्टर बोल दो।
जिसको आर से डिनोट करते हैं, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन या पोजीशन वेक्टर को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जेक्ट बोल दो या पार्टिकल भी बोल सकते हो, कभी कभी पार्टिकल भी आ सकता है पिक्चर में। तो वो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक सिस्टम ऑफ एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसका जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे क्या है कि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है। और ये मान लो एक ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को क्या करना है, इसको इसने ऑब्जर्व करना उसकी लोकेशन को, कि भाई स्पेस में वो कहाँ सी है। इसके जो फ्रेम में एक्स वाई जेड एक्सिस का जो फ्रेम है, इसके ओरिजिन पे ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इसके हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच। और इसका काम क्या है, इस ऑब्जर्वर का, इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल की लोकेशन को या पोजीशन को ऑब्जर्व करना, कि भाई ये स्पेस में कहाँ सी है, या इसके पोजीशन वेक्टर को ऑब्जर्व करना। मान ली इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहाँ पे पार्टिकल है एक्स वाई जेड, पार्टिकल बोल दो या कोई ऑब्जेक्ट बोल दो, तो इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर। अभी सोचो, ये मान लो पार्टिकल स्पेस में किसी फिक्स पॉइंट पे है, मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब जैसे 1 2 3 हो गए, कि भाई ये पार्टिकल हिल नहीं रहा इस फ्रेम से अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे है स्पेस में, तो मतलब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। मान लो पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का कुछ ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पार्टिकल है वो इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, क्योंकि इसकी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही। इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन तो चेंज हो ही नहीं रही। पोजीशन किससे पता चलती है, पोजीशन वेक्टर से। मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये 3 और ये -4, ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो ही नहीं रहे, मतलब एक ही पॉइंट पे है पार्टिकल। तो हम कहेंगे ये पार्टिकल इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू किस पे है, रेस्ट पे। और ये पार्टिकल मोशन में कब होगा, इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। तो अब मैं यहां से क्या डिफाइन कर रहा हूं, रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। तो वो किससे पता चलेगा, पोजीशन वेक्टर से। अगर पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जो कि कांस्टेंट है, 2 3 -4 पे पार्टिकल एक ही जगह पे है इस फ्रेम से अगर देखा जाए, तो मैं कहूंगा वो पार्टिकल इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है। और मान लो इस यही पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे, स्पेस में मतलब मूव कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो पार्टिकल है ये मोशन में है इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। तो उस टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर है ये कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर इसका एग्जांपल लूं एक सिंपल सा, तो कुछ मान लो कुछ ऐसे आए, 2 t i कैप -3 t² जे कैप प्लस 4 t³ के कैप। और कुछ दूसरा एग्जांपल लूं, r = 2 i कैप -3 t जे कैप प्लस 4 के कैप। देख सकते हो ना, तो ये पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से अगर एक भी कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे कि यहाँ पे तो तीनों ही टाइम के फंक्शन है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट -3 t जो कि टाइम का फंक्शन है,
तो या तो ऐसा हो या कुछ ऐसा हो, मतलब ये तो एग्जाम्पल के तौर पे है। तो किसी पार्टिकल को मोशन में कब कहा जाएगा, जब वो ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा हो, मतलब पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट ना हो। और उस पार्टिकल को रेस्ट में कब कहा जाएगा, जब वो स्पेस में किसी पॉइंट पे एक ही जगह पे हो। जैसे 2 3 - 4 पॉइंट है स्पेस में, पार्टिकल यहीं पे रहता है हमेशा, पोजीशन वेक्टर उसका यही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो तब कहूंगा कि भाई ये जो पार्टिकल है ये किस पे है, रेस्ट पे है इस ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये होती है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट पे कब होगा, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। और मोशन में कब होगा, वो कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। तो इसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो ये तो होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट डिफाइन नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मोशन भी डिफाइन नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे हैं रिलेटिव टर्म्स, ये देखते हैं। मान लो ये कोई बस है या ट्रक जो भी होता है, ये इस तरफ मूव कर रहा है किसी स्पीड से, ये मूव कर रहा है। जैसे मान लो अगर बोलते ही हो तो जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रक इस तरफ मूव कर रहा है या बस जो भी है। तो आउटसाइड ट्रक एक बंदा है यहाँ पे, उसके साथ एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है, अटैच है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये यहाँ पे जेड एक्सिस। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, आउटसाइड बस, मतलब ग्राउंड पे। ये क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। अभी यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा जैसे जो पैसेंजर होता है वो बैठा हुआ है। और यहाँ पे बस में ही है दोनों, ये एक यहाँ पे बैठा हुआ है। तो एक ऑब्जर्वर ये है, इस ऑब्जर्वर के साथ भी इसकी खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है, अटैच है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बस के साथ चल रही होंगी। और यहाँ पे एक क्या है, पैसेंजर है, मतलब दूसरा ऑब्जर्वर, पैसेंजर या सेकंड बस ऑब्जर्वर। और यहाँ पे एक दूसरा पैसेंजर बैठा है जो कि बस के अंदर ही आराम से बैठा है, अदर पैसेंजर। तो अब देखो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस पैसेंजर, इस पैसेंजर को हमने क्या करना, ऑब्जर्व करना है यहाँ से और यहाँ से। तो इस ग्राउंड से देखेंगे तो ये पैसेंजर की पोजीशन चेंज हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो पैसेंजर का नाम दे दो, मान लो P2 पैसेंजर है और ये पैसेंजर P1 है, और ये ऑब्जर्वर भी है, बस का ऑब्जर्वर। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पोजीशन ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ P2 पैसेंजर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब ये बोलेंगे हमें कि P2 पैसेंजर
इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये फ्रेम कौन सा है? ग्राउंड फ्रेम है। और ये कौन सा है? जिसके ओरिजिन पे हमारा बस का ऑब्जर्वर बैठा है, पैसेंजर है, जो कि सेकंड कोई फर्स्ट पैसेंजर है, बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है। तो ये फ्रेम कौन सा हो गया? बस फ्रेम, मतलब और मूविंग फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम क्या होता है? स्टेशनरी। ये फ्रेम टाइम के साथ मतलब मूव थोड़ी ना करेगा ये फ्रेम। फ्रेम तो ये मूव करेगा क्योंकि यहाँ पे एक बस ऑब्जर्वर है जो कि पैसेंजर है इनसाइड बस, और बस चल रही है। तो ये पैसेंजर भी चल रहा होगा एक तरह से, बाहर से देखें तो। वैसे ये बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है। तो ये बस ऑब्जर्वर है जो कि पैसेंजर इनसाइड बस है, मूविंग बस। ये दोनों पैसेंजर आराम से बस के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस पैसेंजर को मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर या ग्राउंड फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मैं क्या पाऊंगा? इसकी पोजीशन या इसका पोजीशन वेक्टर इस फ्रेम से चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? P2 पैसेंजर इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और इसी P2 पैसेंजर को मैं इस पैसेंजर की तरफ से देखूंगा तो क्या पाऊंगा? क्योंकि ये भी आराम से बैठा है बस के अंदर, ये भी बस के अंदर आराम से बैठा है। तो इस फ्रेम से देखूं, इस P1 पैसेंजर या बस फ्रेम से देखूं या बस ऑब्जर्वर से देखूं मैं, तो मैं क्या पाऊंगा? ये पोजीशन इस फ्रेम से तो चेंज हो ही नहीं रही। मतलब ये पोजीशन वेक्टर चेंज थोड़ी ना हो रहा है, क्योंकि ये भी बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है, ये भी बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है, भले ही बस चल रही हो। तो P2 पैसेंजर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस ऑब्जर्वर या बस फ्रेम। बस फ्रेम से P2 पैसेंजर रेस्ट पे है, और वही P2 पैसेंजर इस ग्राउंड ऑब्जर्वर या ग्राउंड फ्रेम से किस में है? मोशन में है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई P2 पैसेंजर एब्सोल्यूट मोशन में है या एब्सोल्यूट रेस्ट में है। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। फ्रेम फ्रेम का फर्क है। इस फ्रेम से ये मोशन में है और बस वाले फ्रेम से रेस्ट में है। तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि भाई रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट टर्म्स, ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब फ्रेम के ऊपर बेस है। इस फ्रेम से ये पैसेंजर मोशन में है, इस फ्रेम से ये रेस्ट पे है। तो इसलिए ऑलवेज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। किस कि भाई उस पैसेंजर को आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस फ्रेम से या इस फ्रेम से, तब बता पाएंगे कि वो पैसेंजर मोशन में है या रेस्ट पे है। तो इस फ्रेम से ये रेस्ट पे है, इस फ्रेम से देखूं तो मैं ये मोशन में है। अब देखते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। अनएक्सेलरेटेड मतलब एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। या मतलब अगर इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूं, फ्रेम एट रेस्ट या फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। ऐसा मैंने क्यों बोला? मान लो फ्रेम एट रेस्ट की ये बात कर लो, ये ग्राउंड फ्रेम है, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रहा है मान लो इस एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, इस एक्स वाई प्लेन में बोल दो या इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। तो ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम। तो इन रियलिटी इसके ऊपर mga फोर्स ही तो लग रहा होगा इस बॉल के ऊपर। तो अगर मैं इस फ्रेम से या इस ऑब्जर्वर से इस बॉल के मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं, और यूजिंग डायनेमिक्स जो इसको नजर आ रहा है मोशन वो निकाल लूं, यूजिंग डायनेमिक्स अगर मैं इसके मोशन को स्टडी करूं, डायनेमिक्स का यूज करते हुए, मतलब डायनेमिक्स मतलब फोर्सेस को कंसिडरेशन में लेते हुए इसका एक्सेलरेशन निकाल लूं, फिर इसका मतलब है इसके मोशन को स्टडी कर लूंगा मैं। तो इसके लिए मुझे कोई रियल फोर्सेज ही, रियल फोर्सेज की हेल्प से ही पता चल जाएगा। इन रियलिटी mg फोर्स लग रहा होगा इस बॉल के ऊपर, तो कोई एडिशनल सूडो फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। इनर्शियल फ्रेम से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट या बॉल की या किसी पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, और विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक्स आप फोर्सेज को कंसिडरेशन करते हुए उसका एक्सेलरेशन निकालोगे, और फिर उस फ्रेम से जो उसका एक्सेलरेशन मिलेगा तो उस फ्रेम से, मतलब इस फ्रेम से उसका मोशन को आप स्टडी कर सकते हो। मतलब इसीलिए इसमें कोई एडिशनल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, जो इन रियलिटी जो फोर्सेज लग रहे होंगे ना तो वहीं से काम चलेगा। इसलिए बोलते हैं न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रियल फोर्सेज की हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं, जो रियल फोर्सेज एक्ट करती हैं ऑन बॉडी, या कोई बॉल होगी या कोई ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो था ग्राउंड फ्रेम, मतलब फ्रेम एट रेस्ट। सेकंड है इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ये अनएक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, सेकंड फ्रेम है कोई फ्रेम मान लो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रहा है ग्राउंड पे, कुछ ऐसे बॉल कुछ ऐसे मूव कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है ग्राउंड पे, और ये बस चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इसके अंदर, इस बस के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, उसकी खुद की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होंगे, और वो बंदा ऑब्जर्वर है इस मूविंग अनएक्सेलरेटेड फ्रेम का, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये फ्रेम। तो ये भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर यूजिंग डायनेमिक्स ये बंदा इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता है, मतलब फोर्सेज की हेल्प से, तो इसको कोई एडिशनल फोर्स की लगाने की जरूरत नहीं है, तो रियल फोर्सेज से ही काम चल जाएगा जो कि इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रहे होंगे। तो इसको, इसका मोशन स्टडी कर लेगा ये रिलेटिव मोशन जिसको बोलेंगे, क्योंकि ये चल रहा है और ये ग्राउंड फ्रेम में ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है बॉल, और ये फ्रेम चल रहा है, और इस बस के अंदर कोई ऑब्जर्वर है, वो इसको, इस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे रियल फोर्सेस से ही काम चल जाता है। तो इसलिए बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप किसी भी बॉल या ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करोगे या ऑब्जर्व करोगे, तो कोई एडिशनल सूडो फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, तो रियल फोर्सेस से काम चल जाता है। सेकंड फ्रेम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक ऐसा फ्रेम जो कि क्या हो, एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम।
तो इसमें अगर मैं ये बोलूं कि न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड, आर नॉट वैलिड, तो ऐसा बोलना एक हद तक ठीक होगा, एक हद तक ही। ऐसा क्यों है ये अभी पता चलेगा। कोई भी फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, जैसे कि मान लो ये बस है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, जैसे कि मान लो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, इसकी स्पीड लगातार इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। और इस बस के अंदर कोई लड़का बैठा हुआ है, बच्चा, कुर्सी पे, और उसके साथ ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है, कनेक्टेड है। और इसके ओरिजिन पे वो बच्चा आराम से कुर्सी पे बैठा हुआ है इस बस के अंदर। तो ये फ्रेम कौन सा हो गया, इनर्शियल फ्रेम, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ये। और बाहर मान लो कोई बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है, बच्चे फेंकते हैं ना ग्राउंड पे ऐसे बॉल, और इस ऑब्जर्वर ने इस बॉल को, बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करना है, और विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक्स, मतलब फोर्सेज को अंडर रखते हुए, तो वो क्या करेगा, इसको जो इसके ऑब्जर्वेशंस इन रियलिटी इस फ्रेम से, इस नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम से इस बॉल की जो ऑब्जर्वेशंस नजर आएंगे ना, इस बॉल का जो मोशन नजर आएगा इस बच्चे को, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और वही यूजिंग डायनेमिक्स भी नजर आए, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसके ऊपर रियल इन रियलिटी एमजी फोर्स लग रहा है, रियल वाला फोर्स, तो इसने इसके ऊपर एक शूडो फोर्स लगाना होगा। ये रियल फोर्स नहीं है, एक इमेजिनेशन है, इमेजिनरी फोर्स आप बोल सकते हो, लेकिन ये लगाना जरूरी भी है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है फिजिक्स में। इन रियलिटी शूडो फोर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉल के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि यहाँ पे बॉल अंडर ग्रेविटी है, एमजी फोर्स लग रहा है, तो इसको, इसका जो मोशन नजर आएगा वही मोशन यूजिंग डायनेमिक्स भी नजर आए, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स, और वो है ये वाला शूडो फोर्स। और ये क्या हो जाएगा, इसका मास m और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, जो कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बस का, या इससे नॉन इनर्शियल फ्रेम का। और जिस डायरेक्शन में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड है, और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी भी बॉल या ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो इसके ऊपर यूजिंग डायनेमिक्स, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, और वो क्या होगा, मास ऑफ द बॉल या ऑब्जेक्ट इनटू में एक्सेलरेशन, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये सूडो फोर्स। अगर ये ऐसा कर लेगा ना, एक एडिशनल फोर्स लगा लेगा ये, तो इन रियलिटी ये केवल इसके ऊपर यही फोर्स लग रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है ना बॉल ग्राउंड फ्रेम से, लेकिन मुझे तो ऑब्जर्वेशन इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से लेनी है, जो कि बस के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, यूजिंग डायनेमिक्स। अगर ये इसको जैसा नजर आ रहा है इसका मोशन वही नजर आए, तो इसको एडिशनल फोर्स शूडो फोर्स लगाना होगा, और ये बहुत अनिवार्य है, नेसेसरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है शूडो फोर्स की। तो क्यों बोलते हैं न्यूटन्स लॉज और नॉट वैलिड और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एक इमेजिनरी फोर्स लगा के ही तो ऑब्जर्वेशन लिया है इस फ्रेम से, इस बॉल के ऊपर, जो कि शूडो फोर्स है, वैसे इसकी कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं न्यूटन्स लॉज और लॉज वैलिड नहीं है। लेकिन अब न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एडिशनल शूडो फोर्स लगा दिया, अब सब कुछ सही आएगा। न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इसलिए बोला गया, अगर आप शूडो फोर्स नहीं लगाते और विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक्स इस फ्रेम से इसका मोशन ऑब्जर्व करते, आपको जो इन रियलिटी इसका मोशन जो नजर आ रहा है, रिलेटिव मोशन जो नजर आ रहा है,
वो नहीं आता। लेकिन आप सुडो फोर्स लगा के करते हो तो इन रियलिटी आपको इसका जो मोशन नजर आ रहा है तो वही मोशन डायनेमिक्स की हेल्प से भी नजर आएगा। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हमेशा किसका होता है? एक पार्टिकल का, पार्टिकल का होता है। और पार्टिकल कैसा होता है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसा, मतलब एक डॉट पॉइंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो पॉइंट या पार्टिकल का रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ऐसे ऐसे करता रहे ये पार्टिकल, ऐसे 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 मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन पे एक ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहे, आगे जाए चाहे पीछे आए चाहे कुछ भी करे, एक स्ट्रेट लाइन, पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे ही अगर वो मोशन करता है पार्टिकल तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ईंट होती है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये ईंट क्या करती है, या ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन शो करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे ऐसे इस ब्लॉक को या इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो होना क्या, मान लीजिए ये मूव करके यहाँ पे पहुंच गई, तो मान लीजिए इसका, इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करो, ये मैंने राउंड कर दिया है, या और इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करो, ये भी राउंड कर दिया, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है ना, और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। देख लो दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, डी। इस पार्टिकल ने भी कितनी करी? डी। और इस ऑब्जेक्ट ने भी कितनी डिस्टेंस कवर की है? डी। ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी कवर की? डी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वे भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन में ही चले हैं और सब ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। थर्ड होता है सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये है आर रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी पार्टिकल है ये, जैसे ये ऐसे सर्कुलर मोशन शो कर रहा है बस, कभी तेज भी हो रहा होगा, कभी आराम से भी चलेगा, कभी तेज भी होगा, कभी आराम से चलेगा, ऐसे ही सर्कल पे चलना है इसको, तो ये होगा सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? पार्टिकल के द्वारा ही सर्कुलर मोशन शो किया जाता है, ये ऐसे इसके ऊपर गोल गोल चलता रहेगा, घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन सर्कल पे, आर रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। क्या होता है? रोटेशनल मोशन किसके लिए डिफाइन होता है? डिफाइंड फॉर ए रिजिड बॉडी। जैसे मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है,
ऐसे करके, ये क्या है, रिजिड बॉडी, कोई ईंट होगी, कुछ भी रिजिड बॉडी है। ये रोटेशनल मोशन कब शो करेगी, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ये मान लो इसकी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन शो कर रही है। कैसे? इस रिजिड बॉडी में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। वैसे तो बहुत दूर दिखा दिए, लेकिन बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स से मिलके बनी है ये रिजिड बॉडी। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके अंदर सर्कुलर मोशन शो करेंगे ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ये पार्टिकल कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन शो करेगा, और ये पार्टिकल इतनी रेडियाई का सर्कुलर मोशन शो करेगा, और ये पार्टिकल कुछ इतनी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा। और इस पार्टिकल की बात की जाए तो कुछ इतनी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा। ये सब सब पार्टिकल्स की जो सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है वो अलग अलग है। ये पार्टिकल और भी ज्यादा रेडियस, बड़ी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा। तो इस रिजिड बॉडी को में से रोटेट करना है, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल से रिजिड बॉडी मिलके बनी हुई है, शो सर्कुलर मोशन ऑफ डिफरेंट रेडियाई बट देयर सेंटर लाइज ऑन ए फिक्स एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, जिस एक्सिस पे इन सभी पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन का सेंटर लाई करेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, जिस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी। और इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वे सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन शो करेंगे, और उन सभी डिफरेंट रेडियस का, कोई बड़ी रेडियस का कर रहा है, कोई छोटी, और कोई और छोटी, कोई और छोटी रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ये रिजिड बॉडी को मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन इन सभी पार्टिकल्स का जो सेंटर है ना, एक कॉमन एक्सिस या एक कॉमन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और वो लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल देख लो, वो क्या है, पंखा। ये फैन है, मान लो, जैसे इस एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो ये पॉइंट देखो, तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन शो करेगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट देखो कुछ और ज्यादा बड़ी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा। लेकिन इन दोनों का देखो, सर्कल का सेंटर इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसको बोलते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी, जैसे पंखा हो गया या कोई भी रिजिड बॉडी होगी, उसका रोटेशनल मोशन, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का, उन सभी पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन का सेंटर है कॉमन एक्सिस के ऊपर लाई करता है, वो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट है ओसिलेटरी मोशन। इससे पहले पीरियोडिक मोशन पढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ए मोशन, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is said to be periodic
when it repeats its motion after a fixed interval of time। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पीरियोडिक मोशन कब कहा जाएगा? जब वो अपने मोशन को रिपीट करेगा किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, और वो जो फिक्स्ड इंटरवल टाइम होगा वो होता है टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये सन है, ये क्या है सन, और इसके अराउंड प्लैनेट्स क्या करते हैं, नियरली सर्कुलर मोशन शो करते हैं। ये जैसे अर्थ ले लो, तो ये अर्थ 365 दिनों के बाद में यहीं आके आ जानी है, मतलब ये लगातार ऐसे घूमती रहेगी 365 दिनों के बाद में। तो इसका मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन है, रिपीट कर रही है ना अपने मोशन को, ऐसे गई वापिस आ गई, फिर से रिपीट किया, फिर से रिपीट किया अपना मोशन। तो ये है पीरियोडिक मोशन। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? जब अर्थ अराउंड सन पीरियोडिक मोशन शो कर रही है, टाइम पीरियड कितना होगा इस पीरियोडिक मोशन का? 365 दिन, क्योंकि 365 दिन लेती है ना। और वैसे मैं एडिशनल नॉलेज के लिए बता दूं, अर्थ की स्पीड मोटा मोटी तौर पे बोला जाए तो 30 किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है ओसिलेटरी मोशन। इफ ए पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कैसा मोशन? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली, लगातार रिपीट करे जाए इस मोशन को, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली, लगातार रिपीट किया जाए, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन। एवरी ओसिलेटरी मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। हर ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? एक पीरियोडिक मोशन होता है। बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ओसिलेटरी मोशन। जैसे ये पीरियोडिक मोशन है, ये ओसिलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन अब ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली। अगर कोई पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन करे जाए, टू एंड फोर, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली, अबाउट ए अबाउट इट्स मेन पोजीशन। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जो सिंपल पेंडुलम होती है ना, उसको जैसे मैं यहाँ से रिलीज करूँ और कोई आवाज नहीं है, तो वो क्या करेगी? ऐसे जाएगी और फिर वापिस ऐसे जाएगी, यहाँ से रफ्तार बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी मीन पोजीशन पे। ये क्या है? मीन पोजीशन। फिर रफ्तार घटेगी लगातार, फिर इतना ही एंगल ये फिर पकड़ेगी। ये मान लो एंगल 60 डिग्री है, ये तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये क्या है? सिंपल पेंडुलम क्या कर रही है यहाँ पे? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, रिपीटेडली, अबाउट इट्स मीन पोजीशन मोशन शो कर रही है। और ये कौन सा मोशन है? ओसिलेटरी मोशन। कोई हवा नहीं है तो ये लगातार ऐसे करती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं। ये बोब है और ये स्ट्रिंग है, ऐसे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अपने मोशन को रिपीट करती रहेगी।
जैसे ऐसे गई फिर वापस आई, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा इससे ऑसिलेटरी मोशन का। तो इसका मतलब ये अपने मोशन को रिपीट कर रही है आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल, तो ये पीरियोडिक मोशन भी है। लेकिन इसको ऑसिलेटरी मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली मोशन को रिपीट कर रही है आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। तो ये तो है मीन पोजीशन, और ये क्या है दोनों, ए पोजीशन और बी पोजीशन क्या है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। जिन पोजीशन पे ये बॉब किस पे आएगा, रेस्ट पे आएगा। यहाँ पे रेस्ट पे आएगा और यहाँ पे भी रेस्ट पे। तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। जैसे वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जिसको बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वन डायमेंशनल मतलब 1D मोशन, या एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन। ये कौन सा मोशन होगा? कोई भी पार्टिकल है, मान लो कोई भी ब्लॉक लगा लो, पार्टिकल लगा लो, उसको इस ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसी स्ट्रेट लाइन पे ही मोशन करना है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये ऐसा लगा लो, तो इसी एक्स एक्सिस पे ही इसको क्या करना है, मोशन। तो ये मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। कभी पार्टिकल यहाँ जाएगा, कभी यहाँ है, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ यहाँ, मतलब कहने का मतलब इसी स्ट्रेट लाइन पे ही उसको मोशन करना है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन भी हो गया। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, जैसे मान लो कोई बॉल है, उसको मैं ड्रॉप करूं एट रेस्ट से, ऐसे छोड़ दूं, तो वो क्या होगी, नीचे जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो मूव करेगी ये। इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है मान लो, जो कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है। तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो मूव करेगी ये। तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, नीचे आती जाएगी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो एक ये स्ट्रेट जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर मूव कर रही है, तो ये हो गया वन डायमेंशनल मोशन, मोशन का बेस्ट एग्जांपल। सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन। रेस्ट से इसको क्या किया था, रिलीज किया गया था, रेस्ट से ऐसे छोड़ दी थी बॉल। टू डायमेंशनल मोशन बोल दो या मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन में कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मोशन शो करे या कोई बॉल मोशन शो करे, उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं ना, ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ से बॉल को फेंका कुछ ऐसे, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया मान लो 60 डिग्री, और 10 मीटर पर सेकंड इसको इनिशियल स्पीड दी। तो ये कुछ ऐसे इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मोशन शो करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन ए प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन। कि कहाँ पे हिट करेगा, कितनी दूर, ये निकालना होता है, मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ये सब निकालना होता है। और सेकंड बेस्ट एग्जांपल है इसका, जैसे कि ये सन है और इसके अराउंड अर्थ क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन शो कर रही है, नियरली सर्कुलर पाथ होता है इसका, नियरली।
तो ये जो इसका सर्कुलर मोशन है, नियरली सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या किसी भी प्लेनेट का अराउंड सन, तो ये भी क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन, प्लेनर मोशन होता है। जैसे कि सन है, अर्थ का मोशन इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में मोशन समझो, जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, मोशन ऑफ ए काइट। काइट होता है ना, पतंग, ऑन ए विंडी डे। मतलब जब हवा खूब चल रही हो तो पतंग थ्री डायमेंशनल मोशन करता है, स्पेस में मोशन, मोशन इन स्पेस। मतलब वो पतंग ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है, किसी प्लेन में उसका मोशन नहीं होता, स्ट्रेट लाइन भी मोशन नहीं होता, ऐसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है। तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल। जैसे कि ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है इसके ओरिजिन पे, और यहाँ पे कोई पतंग है, ये ऐसे। और ये क्या है इसकी जो रील होती है ना, रील, धागा होता है, स्ट्रिंग। अभी देखो ये पतंग कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ, कभी यहाँ पे आएगा, कभी वहां पे, कभी नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये होगा थ्री डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एग्जांपल। अब देखते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल जब मोशन शो करता है ना, दो, तो उसका जो पाथ होता है, द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, या कोई बॉल होगी, इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ, उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि इस बॉल को मैंने रेस्ट से रिलीज कर दिया ऐसे, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी ना, नीचे आएगी, स्पीड बढ़ती रहेगी, एक टाइम पे ग्राउंड को हिट कर जाएगी। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, स्ट्रेट लाइन। और सेकंड एग्जांपल है, मान लो यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया मैंने ग्राउंड से, 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल रफ्तार दे दी, और 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये पैराबोलिक पाथ लेता है। क्या है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई एयर ना हो, कोई हवा ना हो, तो ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पे ग्राउंड का ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो इसकी पाथ को देख रहा है या इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये बॉल जा रही है जो। तो ये मान लो u है इनिशियल स्पीड, ये अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री आती है y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय 2u स्क्र कोस स्क्र अल्फा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ये ट्रेजेक्ट्री आती है जो कि क्या होती है, पैराबोलिक। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री की ये इक्वेशन है। ये पाथ कैसा बनता है, पैराबोला।